हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनिज्म। क्लास 9 की हिस्ट्री के सेक्शन से आता है, काफी सिंपल चैप्टर है। ऑलरेडी इसका एक पार्ट हमने देखा और उसमें हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की है। इंट्रोडक्शन में भी बहुत सिंपल चीजों के ऊपर बात की थी। होपफुली आपने उन सब चीजों को समझा होगा। इस चैप्टर में हम क्या बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट के अंदर किस तरह की जो सोसाइटीज थी उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा कॉलोनियल टाइम ड्यूरेशन में। इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे? हमने डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बात कर ली, उसका इंपैक्ट पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री से पहले क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था कि फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, सभी जानते होंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉरेस्ट के, ये भी बात की थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ था, उसके पीछे के 3 कॉज यहां पे बताए गए थे कि लैंड टू बी इंप्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक एंड प्लांटेशन वर्क। लैंड टू बी इंप्रूव्ड में किस तरह से उन लोगों ने कॉलोनियल टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से अपनी पैसे की मतलब इनकम आपको बढ़ाने को मिल रहा है अगर, तो किस तरह से इनकम आपकी बढ़ाई जा सकती है। फॉर दैट दे हैव क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड दूसरे और तरीके इन्होंने खोज लिए कि उनको कैसे आप यूज कर सकते हो। रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए थे जिसके कारण से उनको स्लीपर्स की जरूरत थी। स्लीपर्स क्या होते हैं? स्लीपर्स होते हैं जब 2 ट्रैक्स के बीच में उनको जोड़े रखने के लिए आप लकड़ी के स्लैब्स लगाते हो, तो उनको स्लीपर्स कहते हैं। साथ ही साथ हमने प्लांटेशन के बारे में बात करी कि ब्रिटिशर्स ने पूरा फोर्स लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया कि कैसे आप मुनाफा 2 गुना कर सकते हो, 10 गुना कर सकते हो, 100 गुना कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई हो रही थी बेवरेजेस की। और ये जो बेवरेजेस थे उसमें टी एंड कॉफी सबसे प्रायर था और भारत के अंदर वो सूटेबल कंडीशन थी जहां पर आप इसको ग्रो कर सकते थे। तो बड़ा ही मजा आया उनको ये करके। आज हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, अधिकतर चीजें आपको पता होगा। कॉमर्शियल वर्ड बना है आपके कॉमर्स से। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड। तो किस तरह से ट्रेड को बढ़ाने के लिए, किस तरह का ट्रेड, आप जो भी फॉरेस्ट्री से मतलब फॉरेस्ट से जो आप कमा रहे हो, जो भी आप फॉरेस्ट से गेन करोगे, उसके थ्रू जो आप कमाओगे, जो भी आपका ट्रेड है, वो जो मुनाफा आपको दे रहा है फॉरेस्ट के थ्रू आने वाला, वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हो जाए। मतलब आप फॉरेस्ट के थ्रू एक सिस्टमैटिक फॉर्म में बिजनेस करना चाह रहे हो अब, एंड दैट इज योर कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री हो रही है, कॉमर्स से जुड़ी हुई है, मतलब फॉरेस्ट के थ्रू जो चीजें आ रही है अब वो सिस्टमैटिक आ रही है। कैसे? साइंटिफिकली, रिसर्च के बाद एंड ऑल। रिसर्च होगा, उसके बाद में क्या होगा, आप उसको ग्रो करोगे। और ग्रो क्यों करोगे? क्योंकि आपको उसको बेच करके पैसा कमाना है। तो चलो, जितना सिंपल ये अभी सुनने में लगा होगा, थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा मिसमैच हो गया हो चीजों को। देखो, बहुत सिंपल है यार। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया, आप जो फॉरेस्ट्री कर रहे हो वो कॉमर्स के लिए कर रहे हो, मतलब ट्रेड के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। तो वही पॉइंट यहां पर बताया गया है, कैसे कैसे हुआ है उसको समझो। भारत के अंदर जब कॉलोनियल रूल आया तो यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर वुड का सप्लाई होना शुरू हुआ। 2 टाइप से, आपको पता है, मैनग्रोव वाले, या फिर हम नॉर्थ के अंदर चले जाएं तो ओक जो पेड़ थे, ओक के जैसे जैसे साल पेड़ थे, ओक के जैसे ब्रिटेन में मिलने वाले ओक के जैसे हमारे यहाँ साल के बड़े बड़े पेड़ थे जिसको शिप बनाने के लिए यूज कर रहे थे। उनका बहुत बड़े पैमाने पे सप्लाई हुआ। और एक और चीज हुई थी, स्लीपर्स के लिए भी इन लोगों ने वुड को मतलब डिफॉरेस्टेशन किया था और वुड कलेक्ट की थी और उससे स्लीपर्स बनाए थे। ऐसे में हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनके दिमाग में ये चीज आ गई, पता उनको चल गया कि अगर इसी पैमाने पर हम लगातार और इसी पेस पे अगर हम लगातार फॉरेस्ट को क्लीन करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत के अंदर फॉरेस्ट बचेंगे ही नहीं। तो दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट ने यहां पे इनवाइट किया, इस बंदे का नाम याद रखना, ये बंदा जो है ना बहुत काम का था। ये कौन था पहले तो इसके बारे में समझो। कई बार क्या होता है, जब आपके हाथ से चीजें निकलने लग जाती है ना, तो आप सोचते हो कि यार अब क्या करें। तो एक ऐसा बंदा इनको लगा कि अब यहां तो भारत के अंदर फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो इन्होंने डेट्रिच बैंड्रिस को बुलाया। डेट्रिच बैंड्रिस कौन थे? एक जर्मन एक्सपर्ट थे। किस चीज के? फॉरेस्ट के। ठीक है, तो डेट्रिच बैंड्रिस ने क्या किया, एडवाइस किया कि भाई आप लोग अब सही तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्म में काम करो। आपने जितना यहां पे तबाही मचाई है ना, उसको रिकवर करना पड़ेगा और फिर जब ये वापस रुक जाए तो वापस डिस्ट्रॉय कर देना। तो देखो भाई क्या, ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ये इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं।
ठीक है, सो इसको थोड़ा सा आप याद रखना कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल इन इंडिया। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो, जो डिट्रिच बैंड्रिस थे, इन्होंने मतलब महसूस किया खुद भी दैट द रूल्स नीडेड टू बी फ्रेम्ड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ। हालांकि क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में जानता था, अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था, रिसर्चर था, वो सारी चीज जानता था, प्लस माइनस सब जानता था, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इतने तेजी से फॉरेस्ट को क्लीन करने के, वो उन सब चीजों को जानता था, इसीलिए उसको बुलाया गया था, एक्सपर्ट था वो बंदा। तो इसलिए कहा, ये इसने एम्फेसाइज किया कि आप जिस तरह से फॉरेस्ट को यूज कर रहे हो ना, एक सिस्टमैटिक रूल फॉर्म करो, आप सिस्टमैटिक रूल्स बनाओ, उसके बाद में ही कुछ इसके लिए हम काम कर सकते हैं। बैंड्रिस ने रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि मैनेज कर सके किसको, फॉरेस्ट को, और साथ ही साथ लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए कि आप कैसे इन फॉरेस्ट को यूज करोगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट को, और लोगों को ट्रेन करना जरूरी है कि आप कैसे इनको यूज करोगे, या साइंटिफिक कंजर्वेशन कैसे होनी चाहिए, मतलब रिसर्च करो, रिसर्च करके आपने जो काट दिया, जो बर्बाद कर दिया, उसको तो नहीं कर पाओगे रिकवर, लेकिन हाँ और आगे क्या कर सकते हो कि जो नुकसान हुआ है उसको आप कम कर लो, या फिर वापस से कैसे आप ग्रो कर सकते हो, जितना आपने खत्म किया है, हमने कल पढ़ा था ना कितना सारा सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, जो आपने खत्म कर दिया उसका कैसे आप भरपाई कर सकते हो वापस। तो आप खैर, ये आदमी भी कौन सा हमारे लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी समझदार था। तो वहां पर उसने क्या किया, वहां पे सजेशंस दिए। सजेशंस में क्या हुआ, तो भैया कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, लीगल सैंक्शंस, लीगल सैंक्शंस मतलब कानूनी दावपेच, कानूनी नियम, कानून कायदे, ऐसे प्रोविजंस यहां सेटअप कर दिए गए जिन प्रोविजन से काफी हद तक इन चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती थी। जैसे यहां पे 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, मेरे को पूरी संभावना लग रही है कि आपसे ईयर पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब सेटअप की गई, 1864। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब इनेक्ट किया गया, कब एनफोर्स किया गया, तो 65 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब सेटअप किया गया, 1906 में। 1906 से एक और चीज याद आ रही है, बंगाल का डिवीजन, है ना, याद आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, है ना, 58-59 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो ये वो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विस कब स्टार्ट की हमने, 64 में। फॉरेस्ट एक्ट कब लेकर आए, 65 में। यहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट कब सेटअप किया गया, 1906 में। और यहां पर लोगों को सिखाया जाता था कि आप किस तरह से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर सकते हो। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब साइंस को बेस बना के, साइंस से सीख के फॉरेस्ट को कैसे आप वापस से ग्रो कर सकते हो, फॉरेस्ट को कैसे आप वापस से रीसेट कर सकते हो, फॉरेस्ट को वैसे मतलब किस तरह से आप वापस से उसी अपनी पोजीशन ला सकते हो जैसा आपने किया। और ऐसा नहीं, ठीक है, आपने यहां पेड़ लगा के छोड़ दिया, वहां पेड़ लगा के छोड़ दिया, वहां पेड़ लगा के छोड़ दिया, ऐसे फॉरेस्ट ग्रो नहीं होगा। इट मस्ट बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड विथ अ फुल प्रूफ साइंटिफिक प्लान, ठीक है। इन सब चीजों का इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। बात है 1878 की, जब डिवाइड कर दिया गया फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में। अभी जस्ट हमने जो एक वीडियो और अभी इसी चैनल पे अपलोड हुआ है, देखिएगा, उसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं और विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं, वहां पे 3 कैटेगरीज बनाई गई। देखो, रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होता है, देखो यहां पर लिख देते हैं एक बार, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना। जो रिजर्व होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो अनक्लास्ड बोल सकते हो, या फिर अनक्लास के साथ में आप ये कह सकते हो विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट। देखो, जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, उसका 50% से ज्यादा जो फॉरेस्ट्री होता है वो रिजर्व होता है। इसमें यही 1/3 होता है, और अनक्लास्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर अगर आप कंडीशंस की बात करते हो, तो रिजर्व फॉरेस्ट में हर एक चीज का रेस्ट्रिक्शन होता है। आप ना तो अंदर जा सकते हो, ना वहां से कोई चीज ले सकते हो, ना ही वहां पर कोई चीज उगा सकते हो। जबकि यहां पर ऐसा होता है कि आप थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ में
प्रोटेक्टेड है वो एरिया, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये प्रोटेक्टेड होता है। थोड़े बहुत एरिया को आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ गवर्नमेंट भी होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो गांव वाले होते हैं वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं इन फॉरेस्ट को। बस यही सारी चीजें होती है जिसके कारण से आप इनको डिवाइड कर पा रहे हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखते हो द बेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे वो तरीका, सबसे वो जगह, द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड द रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज लगभग बंद है, रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसे में विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, वो ले ही नहीं सकते, वहां पे आना जाना ही नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी होगी ही नहीं। कुछ ऐसे एरिया होता है, मतलब ये जो देखो यहां पर लिखा हुआ है, फॉर दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, ये खुद के यूज के लिए भी नहीं ले सकते। हाउस बिल्डिंग फॉर अ फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड में भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, विलेज फॉरेस्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। विलेज फॉरेस्ट का अगर दूसरे नाम के बारे में बात करोगे आप तो दे आर अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक, यहां समझ में आ गया। बस बड़ी चीज यही थी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे 50% से ज्यादा एरिया, लगभग 50% के आसपास, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में 1/3 सॉरी, और वहां पर आ जाता है, कोई भी फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में भी होता है, प्राइवेट्स के अंडर में भी होता है, और जो लोकल कम्युनिटी होती है उनके अंडर में भी होता है रिजर्व फॉरेस्ट या फिर विलेज फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देवदार के पेड़ यहाँ दिखाए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है जो पहली बार यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल चलाया गया था लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे आप साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है फिगर 10 एंड 11 में। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ वर लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। आपने 3 कैटेगरी बना दी लोगों को, रिजर्व फॉरेस्ट में से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया, प्रोटेक्टेड में कुछ एरिया में से निकाल दिया, अनक्लास्ड में आपने वो पेड़ पौधे छोड़ दिए, वो जगह छोड़ दी जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं थी। ठीक है, सो लोगों की लाइफ कैसे इसमें इंपैक्ट इस पे पड़ता है। तो जो फॉरेस्ट एक्ट था इसके अंदर बहुत सारे हार्डशिप्स थे विलेजर्स के लिए। ऐसे में इस एक्ट के बाद में हर दिन की जो भी प्रैक्टिसेस थी, लाइक वुड कट करना, अपने घर के काम कराने, घर के अंदर जैसे चूल्हा जलाना है, उस टाइम पर गैसेस वगैरह तो थी नहीं, तो लकड़ी से सारा काम होता था, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन पे नेगेटिवली पड़ा। ग्रेज आप नहीं करा सकते थे, आप जो भी चीजें कलेक्शन करने के लिए जाते थे वो भी कलेक्शन अब नहीं हो पाता था, बिकॉज सारी चीजें आपने इलीगल कर दी थी इन एक्ट के बाद में। हंटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, क्योंकि वो लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे इन सभी के ऊपर, वो सारी चीजें अब इलीगल थी। स्पेशली जो भी लोग होते थे जो पूरे तरीके से उन पे डिपेंडेंट थे, अब उनको ऐसी कंडीशन में आ गई थी कि चुरा चुरा के लेकर आना पड़ता था फॉरेस्ट से। लेकिन जब पकड़े जाते थे ना तो भैया बहुत बुरा हाल हो जाता था, उनको जो भी गार्ड वगैरह होते थे उनको ब्राइब भी देनी पड़ जाती थी, कई बार वो जेल में डाल देते थे, और कई बार उनको बहुत मारपीट भी की जाती थी, यातनाएं भी दी जाती थी, मॉरली एंड फिजिकली। ऐसे में विमेन के साथ भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वही जाती थी, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, बहुत दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक जाकर के लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर आती थी। सबसे बुरा इंपैक्ट इन्हीं पर पड़ा। पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, इनको हरास करते थे हर तरीके से। ठीक है, और जानते ही हो तुम कि जो डिमांड होती थी वो इनको ऑब्वियसली पूरी करनी होती थी, एंड द कंडीशन वाज इनके पास में और कोई ऑप्शन था ही नहीं। उस टाइम पर गैस वैस थी नहीं, और ऐसे में अब खाना कैसे बनेगा, उसके लिए जरूरी आपको लकड़ी चाहिए ही चाहिए होगी। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी इनको झेलना पड़ा था इस टाइम ड्यूरेशन में। एक और फोटो यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से जो लोग हैं, लोकल फार्मर्स हैं, कल्टिवेशन करने के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स हैं दे आर डेवलपिंग, एंड वन ऑफ द टेक्निक्स दे आर यूजिंग 1921। टॉपिक आ जाता है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। फॉरेस्ट रूल ने लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट किया, क्योंकि पूरे तरीके से ओवर डिपेंडेंसी थी उस पर, फॉरेस्ट के ऊपर। अब हम देख रहे हैं कि रूल्स ने कल्टीवेशन को कैसे इफेक्ट किया, क्या कल्टीवेशन हो पाया, कम हो पाया, ज्यादा हो पाया, वो देख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अगर यूरोपियन कॉलोनी में आप देखेंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था उसकी जो प्रैक्टिस थी उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, जिसको आप स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हो। क्या हुआ इस टाइम पर, अच्छी चीजें देखो क्या हुआ, बुरी चीजें क्या हुआ, बता दी मैंने आपको। पॉजिटिव देखो क्या हुआ कि जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, एक ऐसा सिस्टम था एग्रीकल्चर का जिसकी मतलब ये प्रोसेस होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमारे यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया तुम्हें, एक जगह पर लिया, एक जगह को फोकस किया जाएगा, वहां पे आग लगा दी जाएगी, पेड़ों को काट दिया जाएगा, वहां पे ऐश के साथ में, मतलब जो ऐश होगी वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करेगी, एंड वहां पर फिर आप खेती बाड़ी कर सकते हो। लेकिन सोच के देखो,
जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है और रूल बन गए हैं कि ये एरिया ऐसे ऐसे हैं, वहाँ पर क्या एक्सेसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। और यही हुआ। इसमें क्या होता है कि एरिया को क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट के अंदर आग लगा दी जाती है, वहां पे ऐश के अंदर बीजों को छोड़ मतलब फेंक दिया जाता है और हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर में। कब? जब पहली बार सीजन की बरसात होती है तब। लगभग 12 से 18 साल तक यहां पर फॉरेस्ट के अंदर चीजों को ग्रो किया जाता है एंड फाइनली वहां से वो मूव कर जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है बहुत सारे एशिया के पार्ट्स में, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में भी और भारत के अंदर भी बहुत सारी जगह पर। आप जानते हो धया, पेंडा, बेवा, निवेद, झूम, पोदू और इसके अलावा खानदद, ये कुमारी खानदद एंड वो और भी ऐसे बहुत सारे नाम है जिनके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जिनके नाम से हम पुकार सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आम भाषा में। सबसे ज्यादा फेमस है झूम कल्टीवेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, इन सबके बारे में बात कर ली। तो हुआ क्या है यहां पे कल्टीवेशन कैसे इंपैक्ट पड़ा इस पे? तो ऐसे इंपैक्ट पड़ा कि भैया यहां पर लोगों को अलाउड नहीं किया गया, द पीपल वर नॉट अलाउड, और जो लोग अलाउड थे तो वहां पर दे वर फोर्स टू डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो कल्टीवेशन भी कैसा हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया। बाकी देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ही तो कर रहे हैं। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन कर दिया था दिस प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दे फेल्ट द लैंड विच वाज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज। अब पहली चीज तो हम सभी भी जानते हैं पॉसिबल ही नहीं है, और क्या मजबूर हो गए कहां पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अब पॉसिबल नहीं था कि इतनी लैंड बची ही नहीं थी। इन्होंने कहा कि कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो द ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। When the forest was burned, there was added the danger to the flame spreading and burning the valuable timber. ये भी इन्होंने बैन कर दिया। Shifting cultivation was also made to the harder of the government to the calculate taxes, and therefore the government decided to ban the shifting cultivation. This is the answer of that question. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या? तो ये जो सिस्टम था कहां से यूज किया गया? ठीक है, बहुत जगह चल रहा था, इसके बाद में ऑलरेडी इसके अंदर बहुत कमियां थी तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उनको डर लग रहा है कि आग फैल जाएगी एंड ऑल, ये सारी चीजें। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन एज वेल एज द मैनी कम्युनिटीज वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। जिन जगहों पर जो लोग ट्राइबल्स थे या जो ओवरली या आप बोल सकते हो डीपली डिपेंडेंट थे किन पे? इस तरह के फॉरेस्ट्रीज पे, उनको वहां से निकाल दिया गया। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि अब हु कुड हंट, हंट कौन कर सकता था? शिकार भी तो एक बड़ा पार्ट था, तो शिकार कौन कर सकता था? देखो फॉरेस्ट लॉ बनने से पहले तो भैया जो भी लोग थे आसपास रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं और जो फॉरेस्ट का एक अभिन्न अंग है, ऐसे में वो लोग तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। वो तो बेचारे खाना खाने के लिए भी शिकारी करते थे, जिसके अंदर डियर होता था। इसके अलावा आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, तीतर कहते हैं इसको, एक तरीके का पक्षी होता है ना, पैट्रिज और दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनको ये शिकार किया करते थे लोग अपने खाने के लिए, भोजन के लिए। तीतर होता है ना, ये हिरन होता है, तीतर होता है और दूसरे छोटे एनिमल्स। ये एक तरह की प्रैक्टिस थी, आगे चल के उसको फॉरेस्ट लॉज के अंदर रोक दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, और जो भी मिल जाता था उसको पनिश किया जाता था अवैध शिकार के लिए, पोचिंग के लिए। पोचिंग क्या होता है? अवैध शिकार। ठीक है। While the forest laws deprived the people from their customary rights to hunt, hunting of a big game became a sport. एक स्पोर्ट्स बन गया, एक स्पोर्ट बन गया उन लोगों के लिए जिन लोगों को अधिकार मिल गए थे। जैसे देखो एक फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, ये बहुत बहुत फेमस फोटोग्राफ है। यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने कहा कि पहले जो आम आदमी थे जिनके लिए उनका नीड था, उन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो गया, तो दूसरे लोग जिनके पास में राइट्स थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा गेम बन गया। ऐसे में बड़े पैमाने पर हंटिंग एक गेम के तौर पर लिया जाने लगा। कॉलोनियल टाइम पर बड़े स्केल पर हंटिंग किया गया। जो ऐसी ऐसी स्पीशीज थी जिनको लगभग खत्म हो गई, वो चीता भी इनमें से एक था। ब्रिटिशर्स ने बड़े लार्ज एनिमल्स एज द साइन ऑफ द वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड द स्वैग सोसाइटी। ऐसे में इन्होंने देखा कि भैया मतलब टशन दिखाने के लिए अपना इन बेजुबानों को शिकार बनाया। ये बिलीव करते थे कि इन एनिमल्स को मार दोगे तो आप इंडिया और ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाएगा एंड ऑल। यहां पर रिवॉर्ड भी मिलते थे, जितना बड़ा एनिमल आप मारोगे उतना बड़ा रिवॉर्ड। बहुत बड़ी पैमाने पर
उनकी वाहवाही भी मिलती थी। तो क्या करते थे, जैसे ये हाथी दिख रहे हैं, इन हाथियों पे बैठा जाता था और इनको फिर मारा जाता था। यहाँ पे जो टाइगर्स आपको दिख रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनी ऑफिसर थे और राजास थे, ये जाते थे इनके साथ मिलकर के, रूटीन वे में इनके जो सर्वेंट्स होते थे वो जाते थे, ट्रैक करते थे, जो भी स्किल्ड हंटर्स थे उनको अपने साथ रखते थे एंड फिर इन लोगों को एक साथ, जैसे क्या होता था, जैसे ये झाड़ी है, यहां पे पता चल गया यहाँ पे टाइगर है, तो चारों तरफ से जो हाथी होते थे उन हाथियों को खड़ा कर दिया जाता था, हाथी एक साथ सारी तरफ से अप्रोच करते थे। जब बाघ, शेर, चीता जब बीच में फंस जाता था तो ऐसे में जो भी व्यक्ति होता था, जो भी हाथी पर बैठा हुआ है, वो फिर उसको शूट करके मार देता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइगर्स इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहे हैं, जो अपनी वाहवाही के लिए बेचारों का शिकार कर दिया गया है इन जैसे व्यक्तियों के कारण और इन जैसे राजाओं के कारण। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट फिर भी गलत है। इनिशियली सर्टेन कुछ ऐसे एरियाज थे फॉरेस्ट के जिनको रिजर्व कर दिया गया था हंटिंग के लिए। इसके बाद में एनवायरमेंटलिस्ट ने और कंजर्वेटिव्स ने इसके अगेंस्ट में बहुत वो डिसएग्री हुए और ऑफ कोर्स एक बहुत गलत बात थी। इसके बाद में इनको बैन कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि अब आप नहीं मार सकते हो, तब जब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब ये टाइगर्स भी, वो तो इतने सारे टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए, उसके बाद में इनकी नंबर है, पॉपुलेशन है जो बढ़ी है, बाकी तो बेटा मामला बहुत खराब था। नेक्स्ट आ जाता है द अफेक्ट ऑफ द न्यू फॉरेस्ट लॉज ऑन नॉमैड्स एंड पेट्रोलिस्ट कम्युनिटीज। नॉमैड्स एंड पेट्रोलिस्ट, पेट्रोलिस्ट नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा याद आ गया। पेस्ट्रोल्स क्या होते हैं? पेस्ट्रोल्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, चरते हैं, ठीक है, चरवाहा जिसको अपन कहते हैं। और ये नॉमैड्स होते हैं जो कभी भी अपना घर नहीं बनाते, जो मतलब सब तरफ भटकते रहते हैं। ठीक है, दोनों लगभग एक ही जैसे काम करते हैं बट दे आर डिफरेंट। तो ये तो खाने की तलाश में जाते हैं और ये अपना परमानेंट इनका सेटलमेंट होता ही नहीं है। नॉमैड्स या पेस्ट्रोल्स कम्युनिटीज कभी भी परमानेंट प्लेस पे नहीं रहती हैं, उनके वो जानवरों को चराती है, मूवमेंट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पर फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर देमसेल्फ एंड देयर कैटल्स। कॉर्नेलियल टाइम पर इनकी लाइफ भी बहुत सफर्ड हुई, बहुत बड़े बदलाव आए, जैसे इनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो श्रंक हो गए, बहुत कम जगह रह गई, बहुत कम जगह पर इनको अलाउड किया जाता था, केवल अनक्लास्ड फॉरेस्ट में ही होता था या फिर विलेज फॉरेस्ट में होता था। ये रेगुलर मूवमेंट में अब मूव करने लग गए थे। रेवेन्यू जिनका था उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ गया था या करना पड़ता था, ड्यू टू कि इनका अब कोई परमानेंट हाउस नहीं है और अगर इनको कहीं ग्रेज कराना है तो ब्राइब देनी पड़ेगी या फिर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। यहां पर जो एग्रीकल्चर स्टॉक था वो भी डिक्लाइंड हुआ, देयर एग्रीकल्चरल स्टॉक्स आल्सो डिक्लाइंड, एंड जो ट्रेड था, क्राफ्ट था, वो भी एडवर्सली अफेक्टेड हुआ, नेगेटिवली अफेक्ट हुआ। जो भी बिजनेस वगैरह करते थे, जो भी ये चीज़ें बनाते थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट पड़ा। बिजनेस सेटअप किया, चलने लगा, फिर इनको मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह पर। इस तरह की कंडीशन के साथ में हुई। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं इसको। इंपैक्ट क्या पड़ा नए फॉरेस्ट लॉ का ट्रेडिंग के ऊपर, टिम्बर की एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शंस में, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, ब्रिटिशर्स ने लगभग अधिकतर जो टिम्बर के प्रोडक्शन कर रहे थे या जो भी फर्म्स उसका काम कर रही होती थी, फॉरेस्ट प्रोडक्शन जो कर रही होती थी, उनका बिजनेस भी लगभग खत्म कर दिया। क्योंकि जितना भी पैसा आप कमा सकते थे कोई भी काम करके, ब्रिटिशर्स ने सारा अपने अंडर में रख लिया। और ब्रिटिशर्स ने जब अब सारा अंडर में रखा तो उनका मेन इंटेंशन क्लियर था कि किसी दूसरे को कमाने का मौका देना ही नहीं है। तो इनका बिजनेस भी कैसा होना था? खत्म होना था। कई टाइप के लॉ बना दिए गए, कई रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए लोकल जितने भी फर्म्स थी उन सभी फर्म्स पे। फर्म मतलब अ काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ट्रेड था वो कंप्लीटली रेगुलेटेड हो गया गवर्नमेंट के अंडर में। ट्रेड के सारे राइट्स किसको दिए गए? यूरोपियन फर्म्स को, इंडियन से छीन लिए गए। जो लोकल पीपल थे जिनकी फर्म्स थी वो अब रियल ऑनर थे जो इन फॉरेस्ट के, उनको बाहर जाकर के मजबूर किया गया कि आप अपने काम के लिए कहां जाएं? बाहर जाएं। ठीक है, ये वाला गलत लिख दिया गया। जो लोकल पीपल हैं और जो लोकल फर्म्स थी, वो जो रियल ऑनर थे इन फॉरेस्ट के, उनको फोर्स किया जाता था कि भाई लार्ज यूरोपियन ट्रेडर्स या फर्म्स के अंडर में आप काम करो, आप खुद से अपना काम नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें भी यहां पर बताई गई। क्या इंपैक्ट पड़ा प्लांटेशन ऑनर्स के ऊपर? इट वुड बी लास्ट। नए फॉरेस्ट लॉ से क्या इंपैक्ट पड़ा? याद रखना आज का जो टॉपिक है ना वो फॉरेस्ट लॉ के ऊपर ही है पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ा प्लांटेशन ओनर्स पे? तो जो लार्ज एरिया थे फॉरेस्ट के उनको क्लियर किया गया था फॉर टी, कॉफी और दूसरे जो बेवरेजेस हैं। इसके अलावा रबर प्लांट्स के लिए उनको क्लियर किया गया था।
अधिकतर जो प्लांटेशंस थे उनके अंदर जो ओनर्स थे वो अब यूरोपियन ट्रेडर्स के अंडर में थे। ये यूरोपियन ट्रेडर्स ने यहां पर प्रॉफिट मेकिंग करना शुरू किया। कैसे? उन सारे जो फॉरेस्ट वगैरह थे ना उन सबको अपने अंडर में ले लिया, लोगों को मजबूर करा कि आप वहां पे प्लांटेशन वर्क करो और दूसरा काम कर ही नहीं सकते हो। अगर वो चाह करके भी कुछ और दूसरे ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस करना चाहते हैं वहां पर तो उनको अलाउड नहीं किया गया था। इंडियंस जितने भी ट्रेडर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी और यूरोपियन ओनर्स के यहां पर मतलब या तो काम करते थे या ड्यू टू दैम उनको वहां से मूव आउट करना पड़ा। ठीक है, तो ये लगभग हमने पढ़ा हमारा टॉपिक। इसके बाद में एक और रह रहा है कॉलोनियल पीपल के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी आज ही देख लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लेकिन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द वेरियस फॉरेस्ट लॉ ऑन कॉलोनियल पीपल। पहली चीज वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शंस किस पे आएंगे? ऑफ कोर्स उन पे तो आने से रहे। रेस्ट्रिक्शंस आएंगे किस पे? कॉलोनीज के आने से जो आम जनता यहां रह रही है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। तो देखो क्या हुआ है वेरियस रेस्ट्रिक्शंस में। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर यह बताया गया कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो एरियाज आ रहे हैं, जो विलेजेस आ रही हैं पूरी कंट्री में, इस एक्ट के बाद में ये सारी एक्टिविटीज लाइक cutting the woods for making their houses, grazing their cattle, collecting fruit and roots, hunting and fishing animal, this would become illegal। तो restrictions कैसे हो गई? बढ़ गई। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, किसके लिए? जो एक्चुअल ओनर्स थे उनके लिए, मतलब जो विलेजर्स थे उनके लिए। कल्टीवेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा? कल्टीवेशन लगभग जो चीजें डिमांडेड थी यूरोप के अंदर, जिनकी डिमांड थी, ब्रिटिशर जिनको बनाना उगाना चाहते थे, उसको बहुत बढ़ा दिया गया और दूसरी चीजों की डिमांड क्योंकि कम थी, प्रॉफिट कम था, उन चीजों को डिक्लाइन कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को खत्म कर दिया और लोगों को मजबूरन उन चीजों की हार्वेस्ट करना पड़ा जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी और उसका पैसा भी नहीं देते थे ज्यादा। कॉमन कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी लोगों के थ्रू, उसको बैन कर दिया गया था क्योंकि ये हार्मफुल माना गया फॉरेस्ट के थ्रू। चलो भाई, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, डिस्प्लेस उनको किया गया। कैसे डिस्प्लेस किया गया? अब लोगों को कहीं काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो वहां से मूव कर जाएंगे। या आपने इस एरिया में आप रह रहे हो, इस एरिया को आपने क्या बना दिया? रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। तो रिजर्व फॉरेस्ट में जो जो लोग यहां पर हैं उन सबको क्या कहोगे? चलो भैया यहां से बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ। ऐसा इन्होंने किया कि लोगों को अपने ही सेटलमेंट्स, इनहेबिटेंट्स से निकाल दिया गया। फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के नाम पर लोगों ने, यूरोपियंस ने विलेजर्स को निकाल दिया बिना नोटिस के। कोई भी कंपनसेशन भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया कि आपको यहां से निकलना है क्योंकि अभी रिजर्व फॉरेस्ट है। ऐसा हुआ। टैक्सेस इंपोज कर दिए गए। अगर आपको अपने कैटल्स को ग्रेज करवाना है तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी हुआ। यूरोपियंस ने इंपोज कर दिए हैवी टैक्सेस फॉर द फॉरेस्ट पीपल कि अगर आपको ग्रेज करवाना है, यहां पर जाना है, एक्सेस चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लाइवलीहुड खत्म हो गया लोगों का। लाइवलीहुड कैसे? जब पूरे तरीके से आप अपने प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है हर एक एक्टिविटी के लिए, तो ऐसे में जब आपको निकाला जा रहा है वहां से, आप क्या करते थे? आप फॉरेस्ट जाते थे, वहां से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, बाजार जाते थे, बेचते थे, उसको अपना लाइवलीहुड था आपका वो। 1। दूसरा, मकान बनाते थे, टिम्बर से अलग अलग चीजें बनाते थे, वो नंबर 2। चाहे आप क्राफ्ट पर्सन थे, चाहे आप ट्रेडर थे, वो सारा आपसे छीन लिया गया क्योंकि नए लॉ बन गए थे। ऐसे में यूरोपियंस ने स्टार्ट कर दिया था, यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स बना दी थी और जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको अपने अंडर में ले लिया। उनके जितना भी काम था उन सबको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ सच प्रोफेशन। ठीक है, तो कॉलोनियल पीपल तो प्रॉफिटेबल रहे, बट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया सफर्ड अ लॉट एंड दिस वाज द कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव फेस्ड। ओके, मतलब हमारे जो अर्लियर जो एजेस के अंदर लोग थे उन लोगों ने काफी फेस किया। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तो बहुत है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कहीं प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप पूछ लेंगे, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खत्म करते हैं इस चैप्टर को विद अ हैप्पी एंडिंग। थैंक यू सो मच।